हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वो वॉइस आ रही है? इज देयर एनी वॉइस? वॉइस, हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, इज देयर एनी वॉइस? अब आवाज आ रही होगी। चलो, नाइस, अमेजिंग। सो लेट्स स्टार्ट द अमेजिंग सेशन। ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। वी हैव डन ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना? ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। बहुत अमेजिंग सा सेशन है। कहां गया भाई? ये तो 105 तक जाएगा। चलो, आज एक बहुत ही मजेदार टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। पहले आप मुझे ना थोड़ा दिल बनाइए कमेंट में, और मुझे लगे कि आई एम कनेक्टेड टू योर हार्ट, एंड देन आई विल स्टार्ट द अमेजिंग सेशन। यार मतलब मुझे ये टॉपिक पढ़ा के बड़ा मजा आता है, और आपको भी ये पढ़ के उतना ही मजा आएगा, ठीक है? और इसमें हम वो चीजें कर रहे होंगे, वो गलतियां सुधार रहे होंगे जो आप 9th-10th में करके आए हो। आप 9th-10th में केमिस्ट्री किससे पढ़ते हैं? कोई ना कोई मैडम से पढ़ते होंगे। अब आपने मैडम देखी है, केमिस्ट्री देखी नहीं है, तो केमिस्ट्री वीक रह गया भाई। गलती आपकी नहीं है, गलती अगेन मैडम की थी ना यार। गलती आपकी तो होती नहीं है, आप तो अच्छा पढ़ रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, तो अभी आप सर के पास आ गए हो, तो नाउ यू हैव द पावर। अब हम मिलके स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक बहुत ही अमेजिंग सा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। एनी गेसेस? एनी गेसेस प्लीज? एनी गेसेस? बीच बीच में पानी पीता रहूंगा, गले की बैंड बजी पड़ी है, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं हम एक बहुत ही धमाकेदार सेशन, जिसमें हम आज लिख रहे हैं बेटा आपको बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम बेटा इस बार बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं बेटा बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका मतलब यू विल बी द बेस्ट इन इंडिया। पूरे नीट कैटेगरी में इंडिया लेवल पे ये सबसे बेस्ट लेक्चर होगा, और हमारे बच्चे सबसे बेस्ट होंगे, मैं आपको दावा कर रहा हूं। आ जाओ। सो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें सबसे पहले बेटा क्या क्या पढ़ना है, मैं हमेशा बताता हूं, जो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले सिलेबस यहां पे होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा बेटा? सिलेबस। और सिलेबस में बेटा आपको लिखना है हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से आया है, वो सब चीजें हम यहां पे पढ़ेंगे हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन में, ठीक है? दूसरी चीज बेटा कार्बन एटम की कैरेक्टरिस्टिक पे बात करेंगे, क्योंकि आज ही पता लगेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग बट इट इज अ स्टडी ऑफ कार्बन। सो बेटा सबसे पहले हमें कार्बन एटम की खासियत के बारे में पता करना है। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम की बात करेंगे। थर्ड में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे बात करने वाले हैं। थर्ड में बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे। एंड देन बेटा हम पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की जितनी भी आज से आगे पूरे ऑर्गेनिक तक डिग्री देखनी आनी चाहिए, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हेलोजन, डिग्री ऑफ जितनी भी डिग्री है सब हम यहां पढ़ लेंगे। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ हेलोजन्स, मतलब डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, डिग्री ऑफ ऑक्सीजन एज वेल। वैसे नहीं पढ़ना ऑक्सीजन का, बट हम बता देंगे आपको, ठीक है? सो आइए, जितनी भी डिग्री पूरे ऑर्गेनिक में है वो सब हम यहां क्लियर करके चलेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे छोटा सा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, और मेजरली फंक्शनल ग्रुप की स्टडी हम इसके आगे पढ़ेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में। बट यस, आज हम यहां थोड़ा सा इंट्रो दे देंगे। उसके बाद 6th में बेटा आएगा डीयू। डीयू का मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं होता बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डीयू बोले तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये 6 टॉपिक्स बॉस आपको पढ़ने हैं। इससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स क्लियर होते हैं, और ये एक दिन में नहीं संभव है। हां, 2 लेक्चर में कोशिश करेंगे आपका संभव करने का, ठीक है? आर यू रेडी? आर यू रेडी? सो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन में हम आते हैं। सबसे पहले बेटा हिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स वाला लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आज नहीं तो कल तो मिल जाएगा। अभी प्लीज ये पढ़ लीजिए, ठीक है? ठीक है ना? क्लियर है ना? चलिए, ऑक्साइड्स और प्यूरिटेबल वाला बताया हुआ है, काहे परेशान करते हो? पढ़ो ना चुपचाप से यहां पे आके,
हाँ बॉस। तो आ जाते हैं हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन पे। उसमें भी बेटा हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर हम पढ़ेंगे डिग्री, फिर हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, फिर हम पढ़ेंगे बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आइए स्टार्ट करें। आपकी आवाज ब्रेवो जैसी आ रही है, दैट्स ग्रेट, है ना। चलो, तो आप कभी कभी गला खराब होना भी अच्छा साइन है। आइए हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बेटा पुराने जमाने की बात करूंगा और फिर मैं बर्जेलियस थ्योरी पे आऊंगा, फिर मैं वाइटल फोर्स थ्योरी पे आऊंगा, डोंट वरी। आइए, तो पहला टॉपिक बेटा हम स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आर यू रेडी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन के बारे में आइए, तो सबसे पहले हम पता करते हैं केमिकल सब्सटेंस। सबसे पहले हम पता करते हैं कि केमिकल सब्सटेंस कितने तरीके का होता है। तो पुराने जमाने में साइंटिस्ट ने बोला कि केमिकल सब्सटेंस केवल दो कैटेगरी का हो सकता है। इट मे बी आइदर फ्रॉम ऑर्गेनिक और दूसरा हम इनऑर्गेनिक बोल सकते हैं। जो केमिकल सब्सटेंस है, हो सकता है वो ऑर्गेनिक हो सकता है वो इनऑर्गेनिक हो। तो पुराने जमाने में दो तरह से केमिकल सब्सटेंस को बांट दिया गया। ये पुराने साइंटिस्ट का काम है। कोई भी दुनिया में कोई भी केमिकल सब्सटेंस मिल रहा था, या तो वो ऑर्गेनिक बोल दे रहे थे या तो वो इनऑर्गेनिक बोल दे रहे थे। अब लोगों के मन में जिज्ञासा हुई कि भाई कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको आप बोलोगे कि ये ऑर्गेनिक है, और लोगों ने सोचा कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको आप इनऑर्गेनिक बोल रहे हो। तो आ जाओ बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है। आपकी बॉटनी की क्लास हुई या नहीं हुई? आपकी बॉटनी क्लास हुई या नहीं हुई? वहां पे आप लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बात करना, यहां मत करना। आ जाओ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसको बोल रहे हैं? तो मैं पहले बता देता हूं, केमिकल सब्सटेंस ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दूसरे को बोलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब बच्चा जी, ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? तो लोगों ने, साइंटिस्ट ने बताया कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन होता है बेटा? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है। अच्छा, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हो जाएगा ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अरे बोलो हाँ या ना? ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है ना? आइए, तो ये तो पुराने जमाने की बात थी। अब इसके बाद एक थ्योरी आया था, एक साइंटिफिक थ्योरी आया था। ये तो ऐसे ही लोगों ने बोला कि अरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल रहा है उसको ऑर्गेनिक बोल दो, जो नॉन लिविंग से मिल रहा है उसको इनऑर्गेनिक बोल दो। इसके बाद एक साइंटिफिक थ्योरी आई थी जिसको बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी। जिसको क्या बोला गया बॉस? जिसको बोला गया है वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है, या फिर उसको हम नाम देते हैं बर्जीलियस थ्योरी। बर्जीलियस थ्योरी, और बर्जीलियस थ्योरी बी से स्टार्ट होता है, राइट? बर्जीलियस थ्योरी बेटा बी से स्टार्ट होता है। अब बी से स्टार्ट होता है, याद करने के लिए बी से तो बाबा भी होते हैं। बाबा समझते हो? जो संत टाइप के आदमी है, जो बेचारा पूजा पाठ करते रहते हैं, ठीक है। वैसे हमें भी कर रहे थे। आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद केमिकल सब्सटेंस को ओरिजिनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब आते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी या बर्जीलियस थ्योरी पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो आएगा वाइटल, अभी ये उसी में चल रहा है, हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन में ही, वाइटल फोर्स थ्योरी स्लैश बर्जीलियस थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी स्लैश बर्जीलियस थ्योरी। आइए बड़े अमेजिंग तरीके से हम समझ लेते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी या फिर बर्जीलियस थ्योरी के बारे में। देखो, अब इनको अपने को ऐसे समझना है। माइक प्रॉब्लम कर रहा है, क्या हो गया? माइक ठीक है? माइक ठीक है? अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बाहर निकाल लेता हूं। मेरा एक अच्छा खासा महंगा टी शर्ट तुम खराब करोगे, लेकिन ठीक है, अभी कोई बात नहीं।
बेटा यहां ना लगाने से टी शर्ट फट जाती है आगे से। अभी ठीक है, अभी ठीक है, ऐसा मत करो, कान दर्द हो रहा है। अभी ठीक है सर, क्लियर है? क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बॉस? आगे बढ़ सकते हैं ना बॉस? बढ़ जाए ना बॉस? ठीक है ना बॉस? क्लियर है ना? चलो आ जाओ, अब आ जाओ बॉस। यहां पे सबसे पहले मैंने बताया कि केमिकल सब्सटेंस को ओरिजिनली हमारे पूर्वजों ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दूसरे को बोलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसको बोल रहे थे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस उसको बोलते हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब सजीव वस्तु, नॉन लिविंग का मतलब होता है अजीव या असजीव, होगा जो भी होना होता है बेटा। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो जिंदा वस्तु होते हैं। नॉन लिविंग का मतलब जो सांस नहीं ले सकते, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए, मुझे इतना ही पता है। आइए वाइटल फोर्स थ्योरी या बर्जेलियस थ्योरी पे आते हैं। बहुत गौर से सुनना। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, मैंने क्यों बोला इनको बाबा बर्जीलियस, समझ में आएगा, क्योंकि इन्होंने बोला कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान से सुनना, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बिना वाइटल फोर्स के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वाइटल फोर्स का मतलब समझ रहे हो? एक मिस्टेरिकल फोर्स चाहिए, एक मिस्टीरियस फोर्स चाहिए, मतलब एक जादुई सा फोर्स चाहिए, तब जाके उस जादुई फोर्स के बाद वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका एग्जिस्ट कर पाएगा। थोड़ा गौर से। निर्जीव, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, निर्जीव, निर्जीव, ठीक है। चलो आ जाओ यहां पे कि वाइटल फोर्स थ्योरी या बर्जीलियस थ्योरी की बात करते हैं। इनको बाबा बर्जीलियस इसलिए बोला जाता है क्योंकि, मेरी हिंदी कमजोर है भाई, आगे बढ़ो। वाइटल फोर्स थ्योरी या बर्जीलियस थ्योरी की बात करते हैं, इनको बाबा बर्जीलियस इसलिए बोला गया क्योंकि ये बात उसी तरह से संत महात्मा बाबा लोग की तरह से कर रहे थे। इन्होंने बोला कि बिना एक जादुई चमत्कारी फोर्स के आप ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करा सकते। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई जादुई फोर्स काम कर रहा है, कोई ना कोई एक मिस्टेरिकल फोर्स काम कर रहा है, कोई ना कोई एक चमत्कारी फोर्स काम कर रहा है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, बर्जीलियस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिराइव्ड फ्रॉम, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। Organic compound is derived from plants and animals. इन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिराइव्ड ओनली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे क्या क्लियर हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिल सकता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिल सकता। मतलब इन्होंने बोला कि प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिल सकता है। फिर इन्होंने बोला कि देयर हैज टू बी मिस्टीरियस फोर्स, देयर हैज टू बी मिस्टीरियस फोर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर हैज टू बी मिस्टीरियस फोर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू विच ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे थे। क्या हुआ, फिर से समझना। कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सजीव ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें कुछ एक ऐसा चमत्कारी फोर्स है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल और केवल प्लांट्स और एनिमल्स से मिलेगा, जो नॉन लिविंग है उनसे नहीं मिल सकता, जो नॉन लिविंग है उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मिल सकता। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को एग्जिस्ट करना है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को एग्जिस्ट करना है, तो बेटा कोई ना कोई एक चमत्कारी फोर्स चाहिए, कोई ना कोई एक वाइटल फोर्स चाहिए। यही मिस्टेरिकल फोर्स को बोला गया वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स का मतलब एक चमत्कारी ताकत। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी, और साइंटिस्ट है बर्जीलियस।
मतलब इन्होंने बोला कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो भगवान द्वारा दी हुई एक चमत्कारी फोर्स है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। तो कंक्लूजन ये निकला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा कभी भी लेबोरेटरी में नहीं बना पाओगे। बोलो हाँ या ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। भाई लेबोरेटरी में बना दिए तो आप और हम बना देंगे। तो हमारे पास तो वाइटल फोर्स है नहीं ना, हमारे पास तो मिस्टीरियस फोर्स है नहीं ना। ये तो प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिल सकता है, ये तो उनसे मिल सकता है जिनको भगवान ने बनाया है। बोलो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। अब देखो यहां पे क्या होगा कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी है या फिर जिसको हम बोलते हैं बर्जीलियस थ्योरी, सो वाइटल फोर्स थ्योरी या बर्जीलियस थ्योरी वाज प्रूव्ड रॉन्ग। इनको गलत प्रूव कर दिया किसने? वाइटल फोर्स थ्योरी। यहां पे लिखेंगे कि दिस थ्योरी वाज प्रूव्ड रॉन्ग, दिस थ्योरी वाज प्रूव्ड रॉन्ग बाय साइंटिस्ट, बाय जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिक होलर। ठीक है, अब देखो इन्हीं के स्टूडेंट थे, बर्जेलियस के ही स्टूडेंट, उनका नाम था फ्रेडरिक होलर। अब फ्रेडरिक होलर ने, जर्मन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इन्हीं के थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया। भाई ऑब्वियसली लग रहा है ना कि गलत फोर्स है, गलत थ्योरी है, बट ये 1815 की बात है, 1800 सदी की बात है, हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बर्जीलियस ने क्या बोला था? बर्जीलियस ने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। बर्जीलियस ने बोला कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को एग्जिस्ट करना है तो एक वाइटल फोर्स की जरूरत है, एक चमत्कारी मिस्ट्रियस फोर्स की जरूरत है, बिना उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे कि जो होलर है, होलर ने गलत प्रूव कर दिया। होलर सिंथेसाइज्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, होलर सिंथेसाइज्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, होलर सिंथेसाइज्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो फ्रेडरिक होलर थे उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, और उसका नाम क्या था? यूरिया। उन्होंने यूरिया वो मिला दी, यूरिया बना दिया। फ्रेडरिक होलर सिंथेसाइज्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, उन्होंने यूरिया प्रिपेयर कर दिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो भी लेबोरेटरी में। तो यहां पे फ्रेडरिक होलर ने अपने ही गुरु को, बर्जीलियस को, गलत प्रूव कर दिया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूरिया को बनाया था फ्रेडरिक होलर, सिंथेसाइज्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका नाम था बेटा क्या? यूरिया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। बोलो हाँ या ना। अब आगे हमें होलर सिंथेसिस के बारे में पढ़ना है। आगे बेटा हमें होलर सिंथेसिस के बारे में पढ़ना है। होलर सिंथेसिस में क्या पढ़ना है कि यूरिया बना था। होलर सिंथेसिस में क्या पढ़ना है? यूरिया बना था किससे? तो यूरिया बना था आपके अमोनियम साइनेट से। यूरिया बना था किससे? तो यूरिया बना था बेटा अमोनियम साइनेट से। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यूरिया वाज प्रिपेयर्ड बाय अमोनियम साइनेट। आइए होलर सिंथेसिस, ये जा क्यों नहीं रहा? होलर सिंथेसिस, आओ होलर सिंथेसिस की हम बात करते हैं। आ जाओ होलर सिंथेसिस में। ठीक है, होलर सिंथेसिस में क्या बोला गया कि इसने क्या किया? यूरिया वॉज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, यूरिया वॉज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। यूरिया बेटा लेबोरेटरी में बना दिया गया। यूरिया कहां बना दिया गया? लेबोरेटरी में। कैसे बना? लिखेंगे बाय हीटिंग एंड रीअरेंजिंग। बाय, एक तो हीट किया, उसके बाद एटम्स को रीअरेंज किया। बाय हीटिंग एंड रीअरेंजिंग अमोनियम साइनेट, बाय हीटिंग एंड रीअरेंजिंग अमोनियम साइनेट।
ठीक है, बाय हीटिंग एंड रीअरेंजिंग अमोनियम साइनेट, यहां पे दिस इज NH4CNO, NH4CNO, दिस इज अमोनियम साइनेट। ये क्या है बेटा? अमोनियम CYANATE। इसको कैसे एग्जिस्ट करता है? तो बेटा ये NH4 प्लस और N ट्रिपल बॉन्ड C और फिर O माइनस, ये अमोनियम साइनेट इस तरह से एग्जिस्ट करता है। अमोनियम साइनेट कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है। दिस इज अमोनियम और इसको हम साइनेट आयन बोलते हैं। ठीक है, ओके। अमोनियम साइनेट बेटा ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है ये? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये नॉन लिविंग से मिलता है। ठीक है, नॉन लिविंग से मिलता है। अब क्या किया, जैसे ही बेटा इसको आप हीट करें, जैसे ही आप इसको क्या करोगे? हीट करोगे। व्हेन यू विल हीट दिस कंपाउंड, ठीक है, जैसे ही बेटा आप इसको हीट करने के लिए गए, अब हीट करने गए तो देखोगे यहां पे NH4 प्लस है और यहां पे N ट्रिपल बॉन्ड CO माइनस है। इस बेबी को बेस पसंद है तो बेटा इस माइनस चार्ज को प्लस पसंद है, तो ये माइनस चार्ज इसके H प्लस को चुरा लेगा। तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? N ट्रिपल बॉन्ड COH। अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए, दिस इज सियानिक एसिड। ये क्या हो जाएगा बॉस आपके पास? सियानिक एसिड। दिस इज N ट्रिपल बॉन्ड COH, दिस इज व्हाट? दिस इज सियानिक एसिड, राइट। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सबसे पहले हमने एक सियानिक एसिड बनाया, एंड एसिड, एल्कोहल, हैलोजेंस, ये सब ऑर्गेनिक है। ठीक है ना? तो सियानिक एसिड, और देखो यहां से अगर H प्लस निकाल दो तो क्या बचेगा? यहां से अगर H प्लस निकालो तो क्या बच रहा है? बोलो। अमोनिया। तो बॉस यहां पे अमोनिया बन गया। अरे बोलना पड़ेगा हाँ या ना। तो सियानिक एसिड भी निकल गया बेटा जी, अमोनिया भी निकल आया। अच्छा, लेकिन आपने बोला था सर अमोनियम साइनेट से यूरिया बनेगा, आपने बना दिया अमोनियम साइनेट से सियानिक एसिड। यूरिया कहां है? तो मैंने बोला बाय हीटिंग एंड रीअरेंजिंग। तो अभी हमने खाली हीट किया है। अगर आप इसके बाद रीअरेंज कर डालते हो, अगर आप इसके बाद बेटा क्या कर डालते हो? रीअरेंज कर डालते हो, तो क्या बनेगा? रीअरेंज करने से आपके पास NH2C डबल बॉन्ड O NH2 मिलेगा, एंड दिस इज बॉस यूरिया। क्या आपके पास यूरिया है? होप इट इज वेरी क्लियर। होप एनी, अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे बता दो। अच्छा, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कई लोगों के दिमाग में ये डाउट आया कि नहीं आया कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड? आया ना? अगर आया है तो इस डाउट को बना के रखिए, क्योंकि 5 मिनट बाद ये डाउट अपने आप किल हो जाएगा, क्योंकि यही टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। और कोई डाउट हो तो फिर पूछ लीजिए। बेटा यहां पे क्या हुआ? अमोनियम साइनेट ऐसा होता है, ठीक है, बेबी को बेस पसंद है, माइनस को प्लस पसंद है, इस माइनस चार्ज को H प्लस पसंद है, तो बेटा यहां से H प्लस ले लिया, यहां पे अमोनिया हो गया। रीअरेंज करने पे यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, और पहली बार एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बन गया। पहली बार एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बन गया, जिससे बर्जीलियस थ्योरी या वाइटल फोर्स थ्योरी गलत प्रूव हो गया। आई होप इट इज वेरी क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, नोट्स दूसरे कॉपी में बनाइए। रीअरेंज कैसे हुआ उस चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि इसका पूरा मैकेनिज्म है जो कि आगे 3 से 4 चैप्टर के बाद आएगा। तो रीअरेंज कैसे हुआ, डोंट गो इनटू दैट। रीअरेंज होके यूरिया बनता है बस। ठीक है ना? आगे बेटा पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, तो वहां पे मैं सिखा पाऊंगा। यहां मैकेनिज्म अभी बताऊंगा तो बेटा तोते उड़ जाएंगे, ध्यान रखना। प्रैक्टिकली रीअरेंज कैसे किया आई विल एक्सप्लेन इन अदर चैप्टर्स, नॉट हियर बॉस, प्लीज। राइट, कोई भी रिएक्शन रीअरेंज हो सकती है, यस। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस आपको पढ़नी है, आई विल एक्सक्लूसिवली, मैं अलग से पढ़ाऊंगा। अभी तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेटा, कि पहले बर्जीलियस साहब आए, बर्जीलियस साहब ने बोला कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर एग्जिस्ट कराना है तो एक रहस्यमयी ताकत का होना जरूरी है। एक रहस्यमयी ताकत मतलब एक मिस्टीरिकल फोर्स, एक मिस्टीरिकल फोर्स मतलब कि एक वाइटल फोर्स। एक वाइटल फोर्स कहने का मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना बहुत जरूरी है। बट बाद में फेडरिक होलर ने उन्हें गलत प्रूव कर दिया, इनऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक। ठीक है, क्लियर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू बट इट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग, देन हाउ कम डिड वी गेट। अरे 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 बेटा, ये जो पॉलिंग स्केल से आपकी वैल्यूज निकली है,
मैंने बोला ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो अभी आप याद कर रहे हो 4, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5, तो जितनी भी वैल्यूज आप याद कर रहे हो पॉलिंग स्केल से निकली है और पॉलिंग स्केल का पूरा फॉर्मूला था, ठीक है। और पॉलिंग स्केल में याद करो ए और बी दोनों कंबाइंड थे, तो बेटा जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालोगे बॉन्डेड स्टेट से निकालोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉटनी कब होगा? हाँ बॉटनी बेटा एक कल होगा आपका बॉटनी, टुमारो यू विल हैव अ बॉटनी लेक्चर। हरलीन कौर कह रहे हैं कि सर एग्जाम में आता है क्या? नहीं, लेकिन नहीं पढ़ाऊंगा तो उड़ जाएगा, तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा। आइए अब आते हैं, ये तो हिस्ट्री हो गई। नाउ वी हैव मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, थोड़ा गौर से समझेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंपाउंड कंटेनिंग, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा कि कंपाउंड कंटेनिंग, मॉडर्न कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि कंपाउंड कंटेनिंग, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है कि, या फिर इसको आप इरेज कर दो, लिखो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द स्टडी ऑफ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, organic compounds are compounds having majorly carbon and hydrogen, majorly carbon and hydrogen। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन है? जो बेटा मेजरली कार्बन एंड हाइड्रोजन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स हैविंग मेजरली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना। इट कैन ऑल्सो कंटेन, it can also contain as small elements like sulfur, nitrogen, chlorine, oxygen and so on, ठीक है। अब ये तो लिख लिया है, तो थ्योरेटिकल रटने की बात हो गई। आइए समझते हैं, थोड़ा पेन नीचे, लिखना बाद में। अब समझो, ये तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, ये तो पुराने जमाने में लोग कह के गए और हमने मान लिया, ठीक है। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि कार्बन की केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? बहुत छोटे में बता दूंगा। कार्बन की केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अकेले कार्बन का कोई केमिस्ट्री नहीं होता, कार्बन और हाइड्रोजन की केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसका मतलब अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहना है तो कार्बन और हाइड्रोजन की केमिस्ट्री कहनी होगी। अच्छा, अगर कार्बन और हाइड्रोजन कहोगे तो क्या मैं इसको हाइड्रोकार्बन बोल दूं? क्योंकि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन इज हाइड्रोकार्बन। तो अगर मैं बोलता हूं कि कार्बन हाइड्रोजन की केमिस्ट्री, या मैं बोलता हूं हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री, दे ऑल आर सेम। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट यह कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो, या फिर बोल दो ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन हो। कंपाउंड्स हैविंग मेजरली कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसमें इट कैन ऑल्सो कंटेन स्मॉल एलिमेंट लाइक सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। इट कैन ऑल्सो कंटेन स्मॉल एलिमेंट्स लाइक सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। और ध्यान से सुने, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन डॉट 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 डॉट, ठीक है। या फिर बेटा इसको आप थोड़ा सा और चेंज करना चाहो तो आप ऐसे लिखो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स, आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन और इट्स डेरिवेटिव, या तो वो हाइड्रोकार्बन होगा या तो बेटा उसका डेरिवेटिव होगा। तो गौर से समझना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन या फिर उसके डेरिवेटिव होंगे, ठीक है। तो यहां पे आओ, बड़े गौर से समझना, इट इज CH4। हां जी, ये क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं? तो कार्बन और हाइड्रोजन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के साथ अगर आप ये कर लो CH2OH, अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ अदर भी आ रहे हैं, ऑक्सीजन आ रहा है, सल्फर आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, तो दैट मीन्स वो क्या है? वो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब कार्बन हाइड्रोजन तो होना तय है, कार्बन हाइड्रोजन इज मस्ट। जैसे मान लो मैं बोलता हूं C2H6, क्या ये है या नहीं है? कार्बन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे है क्या? सो बेटा ये CH4 है, ये CH2OH है, ये C2H6 है। भाई द AC इज नॉट वर्किंग। अच्छा, मेरी तबीयत खराब है, सॉरी।
मैं तभी फील कर रहा हूं वाई इट इज स्वेटिंग, मेरी तबीयत खराब है, मैंने ही एसी ऑफ कराई होगी। चलो आ जाओ, इधर आओ। तो बस यहां पे आ जाओ C2H6, फिर आते हैं C2H4। कार्बन हाइड्रोजन वाले तो है ही बेटा, C2H2, ये सब क्या है? C2H2, तो ये क्या है? ये सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन है, दे आर हाइड्रोकार्बन। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली है क्या? हाइड्रोकार्बन ही तो है। या तो हाइड्रोकार्बन हो या तो उसका डेरिवेटिव हो, जैसे मान लो CH3Cl। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और छोटे छोटे एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। यहां पे फास्फोरस भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपके पास हो CH3NH2। तो ये जितने भी है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी छोटे छोटे एलिमेंट्स अगर आते हैं तो वो भी बेटा क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? जैसे मुझे बताओ कि क्या ये C6H12O6 क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं? क्या बेटा ये C12H22O11 है या नहीं? C6H6 है या नहीं? मुझे तीनों का ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं, और इसका नाम अगर किसी को बताओ तो बताओ। फ्लोरीन आ सकता है? हाँ बेटा फ्लोरीन आ सकता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन बिल्कुल आ सकता है। मतलब क्लोरीन दे दिया मतलब उसके फैमिली का सब आ सकता है। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम कुछ भी हो सकता है। बोलो और कोई दिक्कत तो नहीं है? देन व्हाई अमोनियम साइनेट इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड? एक बात बताओ, आओ अमोनियम साइनेट पे अब सुनना, क्वेश्चन बड़े अच्छा पूछा है, लेकिन जब मैं बताऊंगा ना तो कोशिश करना अपने आप को कि मैं अपने आप को कैसे बेशर्म फील करूं, इसकी कोशिश करना कि बेशर्मी की हद पार की आपने। मैंने क्या बोला? ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होगा? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। बेटा क्या साइनेट में कार्बन हाइड्रोजन है? कहीं दूर दूर तक कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं। क्या इसमें कार्बन हाइड्रोजन है? नहीं। तो मैं बेटा खुद थप्पड़ मार लोगे कि मैं मारूं? बेटा यहां पे कार्बन हाइड्रोजन है? नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन है? नहीं है। केवल कार्बन है यहां पे, और यहां पे केवल हाइड्रोजन है। ये दो अलग अलग कंपाउंड होते हैं बेटा, दीज आर अलग अलग कंपाउंड। अमोनियम अलग है, साइनेट अलग है। एक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड तब होगा जब एटलीस्ट उसमें कार्बन हाइड्रोजन तो हो, दोनों होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में भी आ गया है? आगे बढ़ जाओ। चलो अब यहां पे आ जाते बेटा, दिस इज ग्लूकोज। अच्छा इसको बेटा हम सक्रोज बोल रहे हैं, चलेगा? इसको हम सक्रोज बोल रहे हैं, इसको हम बेंजीन बोल रहे हैं। पहले वाले को क्या बोले? ग्लूकोज। चलो भाई ग्लूकोज, ग्लूकोज। अच्छा अभी हम आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, व्हेन आई विल बी टीचिंग यू बायो मोलिक्यूल्स, तो उसमें बताऊंगा ग्लूकोज डी और बेसिकली दो ग्लूकोज होते हैं, वन इज ग्लूकोज डी एंड वन इज ग्लूकोज एल। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, एल ग्लूकोज एंड डी ग्लूकोज। एल ग्लूकोज इज पॉइजनस, इसीलिए ग्लूकॉन डी मिलता है आपको मार्केट में, जब आप खरीदने जाते हो ग्लूकॉन डी होता है, दैट्स नॉट ग्लूकॉन एल। ठीक है? और क्यों डी किसको एल बोलते हैं वो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म में। ठीक है? चलो अब आ जाओ बॉस यहां पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बाद, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बाद आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कर दे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बाद एक आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आ जाओ। तो क्या पहला CO2 है? क्या दूसरा H2O है? क्या तीसरा CH3CH2OH है? क्या चौथा आपके पास आ जाएगा CS2 है? आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? एनोमर्स है, बहुत बढ़िया। आइए डेक्स्ट्रो एंड लीवो, CCl4 इनऑर्गेनिक। अरे यार मैंने बोला अच्छा एक क्वेश्चन आया है कि CCl4 इनऑर्गेनिक क्यों है? गधेड़ो, इस मैंने बोला ऑर्गेनिक होने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन का होना जरूरी है। क्या इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है? नहीं है, केवल कार्बन है। कार्बन भी होना चाहिए, हाइड्रोजन भी होना चाहिए, तब जाके ऑर्गेनिक होगा।
चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? देखोगे ये इनऑर्गेनिक है, कार्बन साथ साथ में हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं है, कार्बन नहीं है, यहां पे कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है एंड स्मॉल एलिमेंट्स भी है, यहां पे कार्बन भी है हाइड्रोजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब आते बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम पे। किस पे आते हैं? नाउ विल कम फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम। आ जाओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा, ये मेजॉरली आप जानते होंगे लेकिन फिर भी हम तो 9th-10th वाला कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम। आ जाओ, कार्बन एटम की कैरेक्टर, सबसे पहला बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बताओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो सब लोग जान पा रहे होंगे कि बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। हां भाई, बिल्कुल क्लियर है, सबको पता है। चलो, अब एटॉमिक नंबर 6 का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो यार एटॉमिक नंबर 6 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, है ना, 2 2 4 और 2 6। अब हमेशा हम आउटर कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान देते हैं, तो बेटा 2s का 2s2 आ गया और 2p2 का मतलब ये हो गया। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? तो यार जनरली आपने सोचा होगा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और यहां तो 2 ही अनपेयर्ड है, तो 2 अनपेयर्ड मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा। अब होता क्या है, कार्बन ग्राउंड स्टेट में है, ये कार्बन बेटा हमेशा एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाता है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रहता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन बेटा p में चला जाता है। 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन एज इट इज यहां रहता है और 2p का एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहां चले जाता है। बोलो हाँ या ना? s का एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से जंप करके यहां चले जाता है, तो s का एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चले जाता है। अब बोलो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। तो बेटा चूंकि आपके पास 4 अनपेयर्ड हैं, सो जितने अनपेयर्ड होंगे उतनी ही की तो पेयरिंग होगी। भाई जितने सिंगल लोग होंगे वही तो बॉन्ड बनाएंगे, तो 4 सिंगल है बॉस, तो 4 बॉन्ड बनेगा। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, आपने सुना होगा। लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड ऐसे ही नहीं, एक्साइटेड स्टेट में बनाता है, स्टार फॉर्म में बनाता है, इसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। सो कार्बन इज टेट्रावैलेंट बट इन एक्साइटेड स्टेट। कार्बन makes 4 bond but in excited state, and white makes 4 bond because it has 4 unpaired electron, and white has 4 unpaired electron। excited state में बेटा इलेक्ट्रॉन जंप हो गया। क्लियर है? तो ये तो चीजें आपको नहीं लिखनी थी, कोई बात नहीं, लिख लिया होगा तो भी कोई बात नहीं। आइए, तो पहला स्टेट बेटा आपको क्या लिखना है? पहला कैरेक्टरिस्टिक इज कि बॉस ये टेट्रावैलेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन का मतलब है सर ये 4 बॉन्ड है, एक सिंगल एटम इससे ज्यादा सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता है। कार्बन मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड बनाता है, किसी भी दुनिया संसार के किसी एटम में इससे ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं होती। तो सबसे अच्छी खासियत है कार्बन की कि वो टेट्रावैलेंट है, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। भाई 5 बॉन्ड बनते हुए देखा होगा, लेकिन 5 सिग्मा बॉन्ड कहीं नहीं बनता है, 6 सिग्मा बॉन्ड, मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड एक एटम जो बना सकता है वो है 4। तो कार्बन बेटा टेट्रावैलेंट का मतलब होता है कार्बन फॉर्म्स 4 सिग्मा बॉन्ड, कार्बन फॉर्म्स 4 सिग्मा बॉन्ड इन एक्साइटेड स्टेट। कार्बन बेटा 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है किसमें? एक्साइटेड स्टेट। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उस चीज को यहां पे दिखा देते हैं कि कार्बन अगर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वो कुछ 1s2 2s1 2p3 बनाएगा। 2s1 2p3 का मतलब होता है एक 2s में और एक 2p में। क्लियर हुआ? एक 2s में एक इलेक्ट्रॉन है गया, 2p में एक इलेक्ट्रॉन गया। अच्छा, कार्बन का टेट्रावैलेंट में देखो यहां पे, अच्छा कई लोग कह रहे हैं कि सर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्यों गया? तो यार 9th-10th में इतनी ज्यादा गलतियां करे हो क्या? कार्बन की बात कर लेते, 1s2 ओरिजिनली तो बेटा 2s2 2p2 होता है, तो ओरिजिनली तो उसके पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओरिजिनली तो उसके पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर ओरिजिनली उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बेटा 2 ही बॉन्ड बना पाएगा। यहां पे देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बना पाएगा। अब कई लोग कह रहे हैं कि सर ये एक्साइट करेगा ही क्यों? गधेड़ो, हमेशा हर लोग इंडिपेंडेंस खोजता है। मैं थोड़ा लॉजिकल समझाता हूं। दुनिया में मतलब अगर मैं ऐसे पूछूं तो आई वांट टू बी सिंगल फॉर द होल ऑफ माय लाइफ, आई डोंट वांट टू गेट कमिटेड और डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स, राइट? अगर मैं आपसे अभी पूछूंगा तो आप बोलोगे अरे नहीं सर ये गलत बात, हम तो मेडिकल कॉलेज में जा ही इसलिए रहे कि हम डबल होंगे, सिंगल से डबल हो जाएंगे। हमारा तो मेडिकल कॉलेज में जाने का एम ही यही है कि भैया हम तो बोला नहीं है,
पापा के लिए बहू लानी है ना, हमें पता है। या फिर लड़कियों के लिए कि हम तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढेंगे, लड़कियां थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, सर हम ना अपने लिए ना अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढेंगे। चलो खैर, अभी का आपका स्टेट ऐसा होगा, बट जब आप कॉलेज पास कर जाओगे, मेरे एज पे आ जाओगे, तो यू विल बी लाइक अरे अकेले छोड़ो यार, जाओ जी लो जिंदगी, अपने को अकेले छोड़ो, है ना। खैर आ जाओ बॉस यहां पे कि टेट्रावैलेंट की कहानी यह है कि कार्बन फॉर्म्स 4 सिग्मा बॉन्ड एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, अब आते हैं यहां पे कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड एक्साइटेड स्टेट में है, बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको समझा रहा था कि भाई ये एक्साइटेड स्टेट में जाता ही क्यों है। ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाता है इसकी पेयरिंग एनर्जी बढ़ जाती है। फिर से, जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाएगा पेयरिंग एनर्जी बढ़ जाती है और स्टेबल हो जाता है। तो देखो अभी एक फुलफिल्ड है, एक हाफ फिल्ड है, अभी एक फुलफिल्ड है और एक पार्शियली फिल्ड है, लेकिन यहां पे देखोगे सारे हाफ फिल्ड हो गए तो सारे स्टेबल हो गए। तो यार यहां पे जाने से पेयरिंग एनर्जी बढ़ गई, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ गया। बोलो हाँ या ना, क्लियर। आ जाओ, अब आते हैं सेकंड, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन की टेंडेंसी होती है कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। ये इकलौता कार्बन के पास ही ऐसी पावर है कि वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, वो डबल बॉन्ड भी बनाता है और वो ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो कार्बन हैज द टेंडेंसी टू मेक मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स। ये कार्बन में एक इकलौता पावर होता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन बहुत सारे एटम के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता होगा, कार्बन बेटा ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। सो सेकंड लिखेंगे आप टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। सो सेकंड आप लिखने वाले हैं टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। सो यू मस्ट हैव सीन कार्बन का सिंगल सिंगल बॉन्ड, बोलो हाँ या ना। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, ध्यान रखना। कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हुए भी आपने देखा होगा, बोलो हाँ या ना। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाते भी आपने देखा होगा, बोलो हाँ या ना। इससे ज्यादा तो मल्टीपल बॉन्ड्स बनते नहीं ना, या तो सिंगल या तो डबल या तो ट्रिपल। तो कार्बन में एक ऐसी पावर है। अच्छा, ये ट्रिपल बॉन्ड के बाद एक कार्बन कुछ ऐसा भी तो बना सकता है, बोलो। कार्बन कुछ ऐसा भी तो बना सकता है। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, बोलो हाँ या ना। उसके बाद आप टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड के बाद, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड के बाद आ जाते हैं कि सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल शेप। थर्ड आइए। अच्छा, आपने केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा तो कॉन्सेप्ट पता ही होगा, केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा तो कॉन्सेप्ट पता ही होगा क्या। तो बेटा केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट ये होता है, वैसे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी। केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और टेट्राहेड्रल शेप होता है। हमें हाइब्रिडाइजेशन पे भी नहीं जाना, हमें शेप पे जाना है कि अगर कोई 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है या 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, दैट मींस वो टेट्राहेड्रल शेप होता है। और अभी मैं थोड़ा टेट्राहेड्रल शेप के बारे में डिस्कस भी करूंगा। लिखा कि नहीं लिखा भाई, लिखा कि सेस्क्यू ऑक्साइड कहां से आया, मैं घुस जाऊंगा स्क्रीन में, ध्यान रखना। सेस्क्यू ऑक्साइड, नेता बन रहे हैं। चलो आ जाओ, कैटिनेशन तो भी आएगा, रुको। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज थर्ड पॉइंट ये कहता है कि कार्बन हैज सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल शेप। कार्बन के पास बेटा सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल शेप होता है। क्या होता है? सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल शेप कार्बन के पास। बहुत अच्छा, कार्बन के पास क्या होता है? सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल शेप। मतलब जो कार्बन बॉन्ड बनाता है, थोड़ा गौर से देखना, कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। आपने ट्राइपॉड देखा है? आज मैं वीलॉग कर रहा था, आई वाज शूटिंग अ वीलॉग, तो सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल शेप में वहीं पे देख रहा था कि ट्राइपॉड स्टैंड आपने देखा होगा, शादी ब्याह में गए हो कभी, किसी के घर बुलाते हैं कोई तुम्हें शादी वादी में भाई, चलो, तो ये देखो ट्राइपॉड स्टैंड कुछ इस तरह से होता है कि भाई उसके 3 पैर होते हैं। ये तीनों पैर आपको दिख रहा होगा, ये 2 पैर अंदर की तरफ है और एक बाहर निकल रहा है। ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड फील हो रहा है? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये ट्राइपॉड स्टैंड हो गया। अब इसको टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं, थोड़ा गौर से समझना। अगर मैं इसको मिलाऊं और अगर मैं इसको मिलाता हूं तो कैन यू इमेजिन अ फेस? एक फेस दिख रहा है, ट्रायंगुलर फेस, एक फेस आपको ट्रायंगुलर फेस दिख रहा है, बहुत अमेजिंग। सिमिलरली कैन यू इमेजिन अ फेस?
ये वाला, ये वाला और ये वाला। कैन यू इमेजिन अ फेस? बिल्कुल सही है। सेकंड फेस देख पा रहे हो? सेकंड फेस देख पा रहे हो? बहुत अमेजिंग। कैन यू इमेजिन अ थर्ड फेस जस्ट इस साइड पे, यहां पे जस्ट इस साइड पे थर्ड फेस, और इसके जस्ट पीछे चौथा फेस। तो बेटा 4 फेसेस होते हैं टेट्राहेड्रल में। यू हैव 4 फेस, 4, और केमिस्ट्री में फेस को हेड्रल बोला जाता है और 4 को टेट्रा बोला जाता है। सो इट इज टेट्राहेड्रल। सो इट इज टेट्राहेड्रल। ठीक है। कैन यू इमेजिन 1 फेस, दिस इज 2 फेस, एक फेस इसके जस्ट पीछे। कैन यू इमेजिन द जस्ट पीछे वाला फेस, और एक फेस बेस में है, चौथा फेस। एक फेस ये दिख गया, दिस इज 1 फेस व्हाइट वाला, दिस इज 1 फेस येलो वाला, एक फेस इसके पीछे होगा, तीसरा फेस, और एक बेस जिसपे पूरा पिरामिड खड़ा है। 4 फेस हो गए। एक फेस व्हाइट वाला, एक फेस येलो वाला, एक पीछे, तो 3 हो गए, और एक बेस हो गया 4। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट आपके पास बॉस आ जाएगा कि सिमेट्रिकल, ये एक ऐसा इकलौता कंपाउंड है जो सिमेट्रिकल वो बनाता है। अच्छा, सिमेट्रिकल शेप बनाने से क्या फायदा है? स्टेबिलिटी बढ़ती है। सिमेट्रिकल फेस शेप बनाने से या सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होने से क्या होता है? तो भाई सिमेट्रिकल शेप स्लैश ज्योमेट्री कर दो। सिमेट्रिकल ज्योमेट्री रहे या सिमेट्रिकल शेप रहे तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और कुछ नहीं। इसलिए कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि स्टेबल है। चलो अच्छा, टेट्राहेड्रल हो गया, उसके बाद आते हैं कैटिनेशन। 4th पॉइंट इज कैटिनेशन। 4th पॉइंट आपके पास आ जाएगा कैटिनेशन। अच्छा, कैटिनेशन से पहले एक थोड़ी सी कहानी हो जाए। आ जाओ, कैटिनेशन से पहले बेटा कहानी हो जाओ, आ जाओ। कहानी ये है कि मैंने पहले मतलब लाइक है तो अपन वही ना, एवरेज फैमिली वाले लोग, ठीक है, आप भी वही हो, हम भी वही है। तो क्या होता था कि पहले प्लेन लेन से तो अब चलने लगे, एयरप्लेन तो हमने देखा भी नहीं था। तो अब मैं पहली बार एयरप्लेन से कब गया था, कांट रिमेंबर अभी, पर मेरे लिए बड़ा मेमोरेबल टाइम था। वो कौन सा था? कॉलेज में तो नहीं था मैं, कॉलेज में तो आई कांट ट्रैवल, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू ट्रैवल। कॉलेज में आई वॉज अर्निंग ना, तो कॉलेज में उस टाइम तक तो नहीं था। हाँ, मतलब मैं जॉब में जाने के बाद मैं प्लेन लेन का देखने लगा हूँ, ठीक है। तो होता क्या था, ट्रेन की बात करते हैं, ठीक है, ट्रेन की बात करते हैं। बेसिकली मुझे ट्रेन पे बात करना है। तो ट्रेन पहले होता था ना, तो जैसे मान लो मेरा घर है बिहार में, तो बिहार से दिल्ली का सफर होता था ट्रेन में। तो टिकट होती थी, और टिकट में लगते थे आई थिंक 16-17 घंटे लगते थे, है ना, 16-17 घंटे। सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस चलती है, जो कि सुपर स्लो है। कहने का मतलब है नाम है सुपर फास्ट, बट है सुपर स्लो। तो वो वहाँ स्टेशन से खुलती है और दिल्ली स्टेशन तक आते आते 16-17 घंटे लगते हैं। और जब भी हमारी टिकट होती थी, हम ऐसा सोचा करते थे कि अब यार अकेले की टिकट है, क्योंकि दोस्त हमने बहुत शुरू से बनाए नहीं है। मतलब आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आपके पास बहुत अच्छे दोस्त हैं तो आप बहुत अच्छे टाइम पास कर लेते हो। मतलब मेरा मानना ही है कि इफ यू हैव अ वेरी गुड नेटवर्क, वेरी गुड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, दैट मीन्स आप बहुत अच्छा टाइम पास कर लेते हो। क्योंकि दोस्त फिर वैसे बनते नहीं है। दोस्त बनेंगे तभी जब आप टाइम दोगे। टाइम दोगे मतलब आप उनके साथ पार्टी में जाओगे, उनकी बर्थडे पे जाओगे, उनकी बर्थडे पे जाओगे, उन्होंने मूवी देखना है फिर जाओगे, उनका व्हाट्सएप आएगा रिप्लाई करोगे, उनका इंस्टाग्राम आएगा। तो यू विल नॉट लिव योर लाइफ, यू विल नॉट फोकस ऑन योर सेल्फ, यू विल फोकस ऑन द अदर पार्ट, ठीक है। खैर, तो दोस्त इसलिए मैंने बहुत पहले से बनाए नहीं। और दूसरा कि होता क्या था कि ट्रेन में चले, अब ट्रेन में ये होता था कि काश एक रात पहले से ही दिमाग में, काश कोई ऐसा हो जो मेरी 16-17 घंटे की सफर बहुत अच्छी हो जाए। ऐसा सोचा करता था, ऐसा होता था कभी कभी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में। मतलब भगवान का वो होता था आशीर्वाद कि जाओ बेटा जाओ, आज जी ले जिंदगी। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कभी होता था कि हाँ कोई एक ऐसा मिल गया। मैं दोस्त की बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो आप किसके बारे में सोच रहे। कोई ऐसा हम उम्र मिल गया, हम भी उस समय 17-18 साल के थे, हार्डली 19 साल के होंगे, और कोई 19 साल का ही मिल गया, 18 साल का, मतलब बात करते करते चले जाए। जस्ट टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब ट्रेन से, मतलब ट्रेन का ये सफर है, तो ये तो कहानी होगी। कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन है, कैटिनेशन इज अ
जैसे आपने राजधानी देखी है, देखिए बेटा, जब गांव से बाहर निकलोगे ना तो ट्रेन चलती है, एक रेलवे ट्रैक होता है जिसपे बड़ी फास्ट, बैलगाड़ी से तो बहुत स्पीड में निकल जाती है, ठीक है। तो ट्रेन होती है जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत फास्ट सफर कर पाते हो। और अभी तो प्लेन आ गया है, 1 सेकेंड, सॉरी। मैं आज भी आपके क्लास लेने के मूड में नहीं था, बट मुझे मजा नहीं आता आपके, आपसे थोड़ी मिलूं ना तब तक तो मजा ही नहीं आता। हाँ, तो राजधानी एक्सप्रेस आपने देखा, अच्छा चेन्नई एक्सप्रेस देखिए, बहुत बढ़िया। तो आओ इधर, कैटिनेशन क्या होता है? राजधानी एक्सप्रेस में देखोगे तो सारे डब्बे सेम होते हैं, उसमें लोकल और स्लीपर और ऐसा कुछ होता नहीं है, उसमें सारे एसी होते हैं और सारे एक कलर के होंगे, रेड 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 रेड, ठीक है। तो देखोगे तो एक रेड दूसरे रेड से जुड़ा हुआ है, सॉरी एक डब्बा दूसरे डब्बे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, दूसरा वाला तीसरे से जुड़ा हुआ है, तीसरा वाला चौथे से जुड़ा हुआ है, चौथा वाला पांचवें से जुड़ा हुआ है, पांचवा वाला छठे से जुड़ा हुआ है, छठा वाला सातवें से जुड़ा हुआ है, सातवां वाला आठवें से जुड़ा हुआ है। तो आप देखोगे तो डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे से डब्बा जैसे जुड़ता चला जाता है, ठीक है। ऐसे डब्बे 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 जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। अब ये गलत बन गया, बट हाँ डब्बे ही है, ये सारे स्क्वायर है, ठीक है, सबके सब स्क्वायर है। चलो, तो क्या है कि सेल एक ही डब्बा जुड़े जा रहा है, जुड़े जा रहा है, जुड़े जा रहा है, राइट। ये राजधानी ट्रेन होती है। अगर कार्बन भी ऐसे जुड़ते जाए जैसे राजधानी ट्रेन में लाल कलर का डब्बा जुड़ते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है, ट्रेन बना लिया, एक लंबी सी ट्रेन बना दी। उसी तरह कार्बन अपने जैसों से जुड़ते 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 एक लंबी सी चेन बना दी, दैट इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम एंड फॉर्मिंग लॉन्ग चेन। मैं बहुत डिटेल में, मतलब मैं रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर देता हूं ताकि जन्मों जन्मों तक याद रहे। कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम एंड फॉर्मिंग लॉन्ग चेन, दैट इज कैटिनेशन। और ये कार्बन की खूबसूरती है कि कार्बन में पाया जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कार्बन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कार्बन क्या है? सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बन एटम, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बन एटम एंड फॉर्मिंग लॉन्ग चेन। एंड बेटा आप लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेते हैं, एंड फॉर्मिंग लॉन्ग चेन, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बन एटम एंड फॉर्मिंग लॉन्ग चेन, इसको हम कहते हैं कैटिनेशन, ठीक है। यस, अच्छा कैटिनेशन से फिर फायदा क्या है? भाई बड़े बड़े चेन बना रहा है, पहली तो ये है। दूसरा कि वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स बन पाते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स भी कार्बन बना पाता है, ठीक है ना। तो ड्यू टू दिस, मतलब सेल्फ लिंकिंग और कैटिनेशन से क्या होगा कि ड्यू टू दिस लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, ड्यू टू दिस लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। तो सेल्फ लिंकिंग बनने से क्या हुआ कि इसकी वजह से बहुत लार्ज वेराइटी ऑफ द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, ड्यू टू दिस लार्ज वेराइटी ऑफ द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। आई होप यू आर गेटिंग दिस, आई होप यू आर गेटिंग दिस। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सो सिमेट्रिकल या टेट्राहेड्रल शेप है, सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल शेप स्लैश ज्योमेट्री, फिर कैटिनेशन है। देन आते हैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। आइए हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हो गया, चलिए आइए हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। फिफ्थ, यहां से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, यहां से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। आइए हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आएगा केमिकल बॉन्डिंग में एंड आपके जीओसी में, बट हाइब्रिडाइजेशन को बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने के लिए जितना रिक्वायर्ड है वो अभी हम पढ़ेंगे। आर यू रेडी? आर यू रेडी? चलो आ जाओ, हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना है, मतलब उतना हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं जिससे कार्बन का काम हो जाए। आ जाओ, तो अगर कोई कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है दैट मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर कोई कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है दैट मींस वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर कोई कार्बन 1 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है दैट मींस इसके पास क्या हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन है। अच्छा,
कार्बन, बॉस एक ध्यान देना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, ध्यान से 3 सिग्मा बॉन्ड। चलिए अब आते हैं, अगर 2 सिग्मा बना रहा है दैट मींस 1 पाई होगा। अच्छा 3 सिग्मा बना रहा है तो 0 पाई एंड 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। थोड़ा गौर से देखना, अभी मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कार्बन एटम हो गया कि भाई 3 सिग्मा 0 पाई अगर कोई बना रहा है तो sp3 नॉट 3 सिग्मा यार, इट इज 4 सिग्मा, वही तो कह रहा हूं कुछ मिस्टेक है, इट इज 4 सिग्मा, 1 सेकेंड, 4 सिग्मा बॉन्ड 0 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, हाँ 3, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, बिल्कुल सही है, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, ठीक है क्लियर है, 4 सिग्मा बॉन्ड, क्लियर। चलो हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब एक टेबल बनाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। We'll make a table and we'll do some questions. टेबल बनाओ, टेबल बनाओ, चलो आ जाओ। अब आते हैं टेबल बनाते हैं। टेबल में सबसे पहले बेटा यहां पे स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा सिग्मा कॉमा पाई बॉन्ड, फिर आएगा सिग्मा कॉमा पाई बॉन्ड, फिर अपने पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, फिर आ जाएगा बॉन्ड एंगल, ये टेबल है, और फिर उसका शेप भी लिख लेंगे, ठीक है, छोटा सा टेबल है। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई 4 सिग्मा बना रहा है और 0 पाई बना रहा है, सिग्मा कॉमा पाई लिखूंगा मैं, 4 सिग्मा 0 पाई, मतलब कार्बन के चारों के 4 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। अगर 4 सिग्मा है तो अभी भी देखा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा बेटा 109.5 डिग्री, 109 डिग्री, 109 एंड आधा डिग्री, या फिर बेटा कई बुक्स में 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स दिखता है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स दिखता है। अब अगर डिग्री मिनट सेकंड अगर आपने पढ़ा हो तो वहां पे आपको पता चल जाएगा, बट ज्यादा अच्छे से देसी लैंग्वेज में तो ये ज्यादा क्लियर है, 109.5 डिग्री, ठीक है। और शेप या फिर ज्योमेट्री जिसको आप बोल रहे हो वो है टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। आ जाओ, अगर मान लो मेरे पास 3 सिग्मा है और 1 पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड का मतलब हो गया बेटा कि कार्बन ने देखो 1 सिग्मा यहां, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 होगा और ये 120 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाता है, एंड इट इज ट्राइगोनल प्लेनर, क्लियर है। आइए उसके बाद बेटा अगर 2 पाई 2 सिग्मा हो तो ये लिखा तो सही, 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई, ठीक है ना। चलिए आइए आते हैं यहां पे कि अगर मान लीजिए बॉस आपके पास 2 सिग्मा और 2 पाई हो, अगर 2 सिग्मा हो और 2 पाई हो, मतलब आप देख सकते हो 1 सिग्मा राइट साइड में, 1 सिग्मा लेफ्ट साइड में, 2 सिग्मा 2 पाई sp हाइब्रिडाइजेशन, और sp हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल बेटा 180 डिग्री होता है। अभी ये सब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग में समझ आएगा, और 180 डिग्री इज लीनियर, सीधा सा होता है, स्ट्रेट लाइन। एक और केस आता है 2 सिग्मा 2 पाई का, एक और केस आता है जो मैं आपको बताना चाह रहा था भाई, 2 सिग्मा 2 पाई हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है 2 डबल बॉन्ड हो, 2 सिग्मा 2 पाई हो सकता है 1 ट्रिपल बॉन्ड हो, 2 सिग्मा 2 पाई हो सकता है 2 डबल बॉन्ड है। यहां भी देखोगे तो एक लेफ्ट में सिग्मा, राइट में सिग्मा, एक लेफ्ट में पाई, एक राइट में पाई। अगेन sp हाइब्रिडाइजेशन 180 डिग्री लीनियर, sp हाइब्रिडाइजेशन 180 डिग्री और लीनियर शेप है, मुझे लगता है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई आपसे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना है, 4 सिग्मा sp3, 3 सिग्मा sp2, 2 सिग्मा sp, सिंपल है। और 2 सिग्मा का केस है या तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है या तो 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, दैट्स इट, क्लियर है। सर ये बॉन्ड एंगल याद रखना है रिचा बेटा, ये बॉन्ड एंगल ना पूरे याद हो जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में, बट अगर आप याद कर लोगे तो अभी से हैबिट बनती चलेगी कि चीजों को याद करना है तो अच्छा रहेगा। तो मैं तो कहता हूं किसी भी चीज को छोड़ो मत, कर लो। आ जाओ अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, आपके पास क्या हो जाएगा, CH3, ये क्वेश्चन है मेरे पास, CHOH आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्वेश्चन है, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, कम ऑन, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइंड एटम,
फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइंड एटम, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइंड एटम। आओ, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइंड एटम। आओ भाई आओ, ला 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 ला, आ जाओ आराम से। बस यहाँ बॉन्ड एंगल निकालना नहीं है, बॉन्ड एंगल भी भूल जाओ। अभी तो कितने सिग्मा बॉन्ड है और क्या हाइब्रिडाइजेशन, बस यही निकालना है। जो क्वेश्चन आता है पर क्वेश्चन पे फोकस करो बेटे, ज्ञान पे कभी फोकस मत करो। ज्ञान तो पूरा समुद्र है, पढ़ते चले जाओगे पता भी नहीं लगेगा केमिस्ट्री कितना है। पर आपको तो लिमिटेड चाहिए ना, आपको तो उतना चाहिए ना जितना एनटीए आपसे जानना चाहता है। 2 और 2 में बेंट शेप बनती है भैया, माफ करो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा। 2 और 2 में लीनियर शेप बनती है। कहां से पढ़ के आते हो? 2 और 2 में बेंट शेप बनती है। चलो इधर आओ, वो 2 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर में बेंट शेप बनता है। ये 2 सिग्मा 2 पाई है। अब आ जाओ, इस कार्बन की बात करो, लेफ्ट वाले कार्बन की बात करता हूं। कितने सिग्मा बॉन्ड है तो ध्यान देना, ये वाला एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, 1 सिग्मा हो गया। ये वाला सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, 2 सिग्मा हो गया। ये वाला सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, 3 सिग्मा हो गया। और बेटा हाइड्रोजन वाला कौन देखेगा? और यार इससे हाइड्रोजन भी तो जुड़ा है, तो 1 सिग्मा और भी तो है हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, तो यार 4 सिग्मा हो गए ना। चूंकि 4 सिग्मा है तो sp3 हो गए ना। इसकी बात करो, 1 सिग्मा लेफ्ट में है ना, चलो ठीक है सर, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा 2 हो गए। एक हाइड्रोजन भी तो है, तो 3 सिग्मा हो गए ना। और 3 सिग्मा का मतलब sp2 हो गया ना। शानदार, जानदार, जबरदस्त। 3 सिग्मा का मतलब sp2 हो गया। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ जाओ, आ जाओ। तो बेटा सेकेंड स्टेप यहां पे क्या है? CH, फिर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड C, फिर आगे क्या है? CH, फिर आगे क्या है? डबल बॉन्ड CH, फिर आगे क्या है बेटा? CH3। आप मुझे हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, एवरी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल कार्बन इन दिस। आप तो सिंगल बॉन्ड काउंट करो, दैट इज सिग्मा बॉन्ड, एंड जितने सिंगल बॉन्ड हैं उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन बता दो। 3 तो हाइब्रिडाइजेशन है, sp sp2 sp3। 4 सिंगल बॉन्ड है मतलब sp3, 3 सिंगल बॉन्ड है मतलब sp2, 2 सिंगल बॉन्ड है मतलब sp। अरे बोलो, चलो तो यहां पे आ जाओ, इस कार्बन से बात करते हैं। तो देखो इसने 1 सिंगल बॉन्ड बनाया है और 1 हाइड्रोजन है, मतलब इसके पास 2 सिग्मा है, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन से बात करो, मतलब लेफ्ट में सिग्मा है, राइट में सिग्मा है, 2 सिग्मा है, मतलब इसके पास सिंपल, इसके पास 2 सिग्मा है, sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके पास आओ, कितने सिग्मा है? लेफ्ट में सिग्मा है, राइट में सिग्मा है, 1 हाइड्रोजन भी है, मतलब 3 सिग्मा, मतलब sp2। लेफ्ट में सिग्मा, राइट में सिग्मा, 1 हाइड्रोजन, मतलब 3 सिग्मा, sp2। यहां पे देखोगे लेफ्ट में सिग्मा और 3 हाइड्रोजन, sp3। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। बोलो हां या ना, दोनों बोलना पड़ेगा, हां भी बोलो और ना भी बोलो। बोलो हां या ना, हां भी बोलो और ना भी बोलो। चलो आज ही आ जाओ, चलो आ जाओ क्वेश्चन में। ये क्या है? CH3, दिस इज CH, डबल बॉन्ड CH, दिस इज CH2। आगे बढ़ो, C डबल बॉन्ड O और फिर आ जा CH3। ये क्या है? CH3, C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH2, आगे C डबल OH, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया। CH, ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2। हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। इन एवरी कंपाउंड टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। नसा नसा नसा, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। तुम हाँ भी बोल रहे हो, ना भी बोल रहे हो। अब सोचो तुम कितने मंदबुद्धि हो कि मैं बोल रहा हूं कि हाँ या ना बोलना पड़ेगा, तो हाँ ना बोलना पड़ेगा, तो भाई हाँ ना। बहुत बढ़िया बेटे, मतलब मैं देख पा रहा हूं तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत भरी पड़ी है, मैं पहचान ही नहीं पाया तुम्हें। ओहो, चलो आ जाओ, आ जाओ यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन। यहां पे आओ, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या 4 सिग्मा? कैसे? अरे 3 हाइड्रोजन और 1 सिग्मा कार्बन के साथ, अमेजिंग, मतलब sp3। यहां पे आओ, इस कार्बन पे आओ, अगले कार्बन पे। तो सर लेफ्ट सिग्मा, राइट सिग्मा, 1 हाइड्रोजन है, 3 सिग्मा मतलब sp2।
इसमें देखेंगे लेफ्ट सिग्मा राइट सिग्मा एक हाइड्रोजन है मतलब sp2। इसमें देखेंगे लेफ्ट सिग्मा राइट सिग्मा दो हाइड्रोजन है मतलब sp3। लेफ्ट सिग्मा राइट सिग्मा दो हाइड्रोजन। इसमें देखो लेफ्ट सिग्मा राइट सिग्मा ऊपर सिग्मा मतलब तीन है मतलब sp2। यहां पे आओ चार सिग्मा है sp3। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं यहां पे डायरेक्ट sp3 लिखता हूं। आज से याद कर लो बेटा CH3 मतलब sp3 होता है। CH3sp3 CH3sp3 CH3 अगर बॉन्ड बना रहा है sp3 है। CH3 अगर बॉन्ड बना रहा है तो sp3 है। चलिए यहां पे आइए, एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा मतलब sp2। बहुत अच्छा। यहां पे आओ सर लेफ्ट राइट सिग्मा दो मतलब sp2 नॉट sp2 sp3 sp3 लेफ्ट राइट सिग्मा और दो हाइड्रोजन। चलो यहां पे आ जाओ COOH। अब ये COOH क्या है, यहां पे आएंगे इट इज C डबल बॉन्ड OOH। C डबल बॉन्ड OOH यहां पे आओगे तो देखो COOH को ऐसे लिखना है। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ये ऐसा होता है और एग्जामिनर ऐसा ही देगा जानबूझ के। एक तो उसको फंसाना है और दूसरा उसका प्रिंटिंग का स्पेस बच गया तो उसको प्रिंट नहीं करना पड़ा दूसरा। तो आपको इस तरह में ही लिखने को मिलेगा, बट आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए। एग्जामिनर मान के चलता है कि COOH ऐसा लिखना है और ये दिमाग में रखिए COOH मतलब ये होता है। अब इस कार्बन से पूछो लेफ्ट सिग्मा राइट सिग्मा ऊपर सिग्मा मतलब sp2। कार्बन इज sp2। इस ऑक्सीजन से पूछा जाए तो वो अभी बाद में आएंगे। अभी हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, दैट्स इट। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन वैसे sp3 है बट आप आगे आएंगे। हम अभी केवल कार्बन की पढ़ रहे हैं। कार्बन इज sp2। नेक्स्ट यहां पे आओ दो सिग्मा sp हाइब्रिडाइजेशन, दो सिग्मा sp हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा sp2 एक दो तीन sp2। क्लियर है। तो वी हैव sp वी हैव sp3 sp3 sp2 sp2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नाउ एक टाइप का और क्वेश्चन आता है इस पे। एक तो हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा एंड ट्रस्ट मी ये क्वेश्चन नीट में तो आया ही है, जिपमर में भी आया है, ये क्वेश्चंस एम्स में भी आए हैं और ये क्वेश्चंस बेटा जेई मेंस में भी आए हैं। तो इसको आप नजरअंदाज ना करें, यू हैव टू स्टडी। ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। वो थोड़ी देर मतलब कल की क्लास में पढ़ेंगे, आज तो नहीं। लेकिन एक और टाइप का क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से आता है, वो मैं भी कराना चाहता हूं। आ जाओ यहां पे आओ। फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन में फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग। फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग। तो बेटा नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग आपको फाइंड करना है। जैसे ये है पहला क्वेश्चन आपके पास, CH3 CH2 CH2OH कितने सिग्मा है कितने पाई बॉन्ड है। दूसरा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2OH ये हो गया। तीसरा CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर चौथा CH ट्रिपल बॉन्ड C, then we have CH2, then we have carbon triple bond carbon CH3। पांचवा में आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर आ जाएंगे आपके पास CH2, फिर हो जाएगा CN। चलो 6 में आ जाएंगे आपके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड आपको कैलकुलेट करना है CH3। चलिए करो चलो करो। तब तक मैं फटाफट से आपके क्वेश्चंस अच्छा इधर लिख देता हूं ताकि आपके चलो फटाफट करो। कितने सिग्मा है कितने पाई है। अब देखो यहां पे आप देख पा रहे होगे इस कार्बन पे 4 सिग्मा है, काउंट कर लिया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो बोल ही रहे थे 4 सिग्मा है। चलो इस कार्बन पे कितने सिग्मा है
तो भाई इस पे अब देखोगे तो 3 तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 3 तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, अगला 4 बॉन्ड, फिर 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, अगला सिग्मा बॉन्ड। तो इसके पास 4 है और इसके पास आगे के 3 है, तो 7 हो गया। इसके पास फिर 2 हाइड्रोजन है 9 और 1 बॉन्ड ये 10 और OH वाला एक 11। तो क्या आपको दिख रहा है 11 सिग्मा? अगर किसी को डाउट है 11 सिग्मा में तो बताओ, एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूं, आ जाओ। ये देखो CH3 को कैसे लिखा गया है, ऐसे एक्सपैंड करके लिख दिया करो अगर कंफ्यूजन हो तो, ठीक है ना। CH2 को ऐसे लिखा गया है, 2 हाइड्रोजन है, फिर आगे और क्या है उसमें, फिर CH2 है, तो CH2 को ऐसे एक्सपैंड करके लिख दिया करो, और फिर OH है तो ऐसे एक्सपैंड करके लिख दो। अब आप सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिग्मा एंड 0 पाई। अगर दिक्कत हो तो इस फॉर्म में लिख लिया करो, वैसे आप चतुर लोग हो, 11 सिग्मा एंड 0 पाई में कोई दिक्कत नहीं है। चतुर का मतलब समझते हो, इसमें बेइज्जती भी है और इसमें अच्छाई भी है। चतुर का मतलब होता है रट्टू, रट्टू भी हो सकते हो आप, पर ठीक है चलो आ जाओ यहां पे आओ इस केस में। अब इस केस में कैलकुलेट करो, आ गया समझ? फिर इसको भी देख लेते हैं, अगर जिसको नहीं है समझ इसको यहां देख लो। चलो यहां पे आप देखोगे तो ये क्या है, इट इज आपके पास आएगा CH3, तो एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, ठीक है, ये CH3 है। आगे जाओगे तो CH2 है, तो एक्सपैंड करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सीधा एक्सपैंड, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2 है वो, डबल बॉन्ड ये OH तो है ही, 1 2 3 H। चलो आगे बढ़ो, ये CH होगा बस। चलो अब देखो काउंट कर लेते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा, 11 सिग्मा, 12 सिग्मा, टोटल 12 सिग्मा है, ठीक है ना, टोटल 12 सिग्मा है। क्लियर है? 12 सिग्मा है बॉस यहां पे वी हैव 12 सिग्मा एंड 1 पाई। क्लियर है? 12 सिग्मा एंड 1 पाई। आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आइए। अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हवा में करता हूं, देखो कैसे। 2 तो हाइड्रोजन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर रहा हूं, 2 हाइड्रोजन से होगा और एक आगे वाला, 3 हो गया। एक हाइड्रोजन से बॉन्ड है, एक आगे वाला, 3 2 5 हो गया। एक आगे है, 6 हो गया, एक और हाइड्रोजन से है मतलब 7 हो गया। टोटल बेटा यहां पे 7 सिग्मा। फिर से हवा में कैलकुलेट करना सिखाता हूं। 2 हाइड्रोजन है, एक आगे वाला, 3 सिग्मा। एक हाइड्रोजन है, एक आगे वाला, 5 सिग्मा। एक आगे है 6 सिग्मा और एक और हाइड्रोजन है 7 सिग्मा। 7 सिग्मा और पाई कितना है बेटा आपके पास, तो देखो 3 पाई आ गया। 3 पाई कैसे आया, एक पाई बॉन्ड यहां है और बाकी के 2 पाई बॉन्ड यहां है। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है। ठीक है, चलो यहां पे कोई शॉर्ट ट्रिक फॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगा, फेल कर जाएगा, इसलिए आपको एक्सपेंडेड समझा रहा हूं। हवा में सीखो, एक हाइड्रोजन है और 1 सिग्मा आगे है, 2 हो गया। 1 सिग्मा आगे है, 3 हो गया। 2 हाइड्रोजन है और 1 सिग्मा है, 5 हो गया। फिर से 1 हाइड्रोजन और 1 सिग्मा आगे है, कितने, 2। एक आगे है 3, 2 हाइड्रोजन और 1 सिग्मा मतलब 6। एक आगे है 7, एक आगे है 8 और 3 हाइड्रोजन है 11। ठीक है, क्लियर है? तो देख सकते हो बॉस यहां पे एक हाइड्रोजन है, एक आगे है, कितने हो गए, 2। एक आगे है 3, 2 हाइड्रोजन है 5, एक आगे है 6, एक आगे है 7, एक आगे है 8 और 3 हाइड्रोजन है 11। तो मुझे लगता है 11 सिग्मा, तो कोई दिक्कत नहीं है। पाई बॉन्ड देखो, 2 यहां पे और 2 यहां पे, तो बेटा टोटल 4 पाई है यहां पे। कितने बेटा, 4 पाई, जिसपे आप सोते हो, 4 पाई, 4 पाई। आगे आ जाओ इसमें, तो देखो इस पे 2 हाइड्रोजन है, एक आगे है 3, एक हाइड्रोजन है 4, एक और आगे बढ़ गया 5, 2 हाइड्रोजन है 7, एक और आगे बढ़ गया 8। और CN कैसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N,
तो ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और होगा, 8 1 9। CN कैसा होता है बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, तो टोटल 9 सिग्मा हुआ। कैसे, फिर से देखो, 2 हाइड्रोजन है, एक सिग्मा आगे 3, एक हाइड्रोजन है 4, एक आगे बढ़े 5, 2 हाइड्रोजन है 7, एक आगे बढ़े 8, और ट्रिपल बॉन्ड में से एक सिग्मा होता है, मतलब 9, टोटल 9 सिग्मा। पाई कितने हो गए, तो 2 बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, टोटल 3 पाई, 9 सिग्मा 3 पाई। गॉट इट? आगे बढ़े, शैल वी सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गलती बताओगे, लेकिन एक बार मैं देखना चाहता हूं कितने सिग्मा कितने पाई। कल मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैं कल मॉल गया। मैं ऐसे लेटे लेटे अच्छा नहीं लगता ना, तबीयत खराब होती है, तो मैं कल मॉल गया, ऐसी रात में 8 बज रहे थे। तो मुझे ये टी शर्ट, वो होता है ना किसी को पहना के रखते हैं बाहर से, क्या बोलते हैं, डमी को, तो ये टी शर्ट ठीक लग रहा था। फिर मैंने खुद पहना इसको, मतलब मैं ले आया उसको, खरीद लिया, मैंने बोला कि मतलब मेरी जो साइज़ है मैं ले आया, तो अब मैंने खुद पहना इसको, ठीक है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि डमी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। अच्छा, कई लोगों को 19 सिग्मा आ रहे, कई लोगों को 10 सिग्मा आ रहे। कितने लोगों को 10 सिग्मा आ रहे? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग 10 सिग्मा? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग 10 सिग्मा? 10 सिग्मा, एनीवन 10 सिग्मा, एनीवन हैविंग 10 सिग्मा? गलत है, 10 सिग्मा वाले गलत आंसर है, 10 सिग्मा वाला गलत है। अच्छा, एनीवन विथ 19 सिग्मा? किसी के 19 सिग्मा है? 19 सिग्मा है? हाँ 19 सिग्मा, डूब मरो बेटा, 19 तो कैसे ही पहुंचा दिया तुमने, डूब मारो। 9 सिग्मा, एनीवन विथ 9 सिग्मा? -1, -1। चलो अब सही बता देता हूं, 6 वाले का सही आंसर देख लेते हैं यार, रफ वर्क। बेटा जब भी आपको इस तरह से बेंजीन दिया जाए ना, थोड़ी आंखें खोल लेनी है आपको, है ना, जैसे वो चाइनीज लोगों की होती है यूं यूं, ऐसा नहीं रखना अपने को, थोड़ी आंखें खोलनी है। इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। मेजॉरिटी लोग इसका मतलब ये समझते हैं, जब जो कि सही भी है, लेकिन गधों, ये भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो सबके पास एक एक हाइड्रोजन भी होता है। तो बेंजीन का एक्चुअल रियल स्ट्रक्चर ये होता है, हाइड्रोजन नहीं भूलना है जब सिग्मा और पाई काउंट करो तो। अब हमारे पास बेसिकली CH3 है, ऐसा है ना कंपाउंड तो हमारा, तो इसका मतलब कोई एक हाइड्रोजन हटेगा और CH3 लग जाएगा, कोई एक हाइड्रोजन हटेगा और CH3 लग जाएगा। देखो कितने सिग्मा कितने पाई है, देखो कितने सिग्मा कितने पाई हैं, देख लो एक बार, कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, देख लो। हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई आर देयर, देख लो। अब कैलकुलेट कर पाओगे, अब कैलकुलेट कर पाओगे, हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई आर देयर, हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई आर देयर। बोलना भाई, बोल ले भाई। 15 सिग्मा कैलकुलेट कर पा रहे हो? 15 सिग्मा। भाई देखो, सिग्मा कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, आ जाओ। पहला सिग्मा ठीक है, दूसरा सिग्मा ठीक है, तीसरा सिग्मा ठीक है, चौथा ठीक है, पांचवा ठीक है, 6 सिग्मा हो गए, 6 सिग्मा हो गए। बाकी के 3 सिग्मा, ये 3 हाइड्रोजन बना रहा है, तो बाकी के 9 सिग्मा यहां से हो गए। उसके बाद 10 11 12 13 14 15 सिग्मा हो गए। तो टोटल वी हैव बेटा यहाँ पे 15 सिग्मा एंड 3 पाई। 3 पाई बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, घूर घूर के देख लो आप, स्पाइडरमैन तरह बन गया, बट ठीक है। नाउ कम ऑन, अब बेटा अपनी इज्जत रखने के लिए ये बता दो, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई है? हाउ मेनी सिग्मा हाउ मेनी पाई आर देयर? चलो भाई, तो आपको मैं बता दूं कि यहां पे जब भी आप बेंजीन वाला स्ट्रक्चर आए बेटा, हाइड्रोजन लगाना ना भूलें, वरना गलतियां कर बैठोगे। और यहां से बेटा 16 सिग्मा दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या 16 सिग्मा? और अगर दिख रहा है तो 4 पाई भी दिख रहा होगा, सेम कॉन्सेप्ट है। बाहर बाहर 6 सिग्मा, उसके बाद इसने एक और सिग्मा बनाया, कितना बनाया इसने? 7 सिग्मा, एक
पाई बॉन्ड में है, मतलब एक डबल बॉन्ड में है तो 8 सिग्मा, और 2 यहाँ पे 10 सिग्मा, बाकी के 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो 10 और 6 16 सिग्मा हो गए। और 4 पाई आपको दिख रहा है, 3 रिंग के अंदर और 1 रिंग के बाहर। यहां पे आइए, हाउ मेनी सिग्मा हाउ मेनी पाई, हाउ मेनी सिग्मा हाउ मेनी पाई। तो क्या आपको दिख रहा है, 3 हाइड्रोजन है और एक आगे है 4, एक ऊपर एक आगे है 6, तो 6 सिग्मा एंड 1 पाई। ऑल गुड। यहां पे आओ, यहां पे आओ, आगे वाले में यहां पे आ जाओगे तो इट इज 12 सिग्मा एंड 2 पाई। क्लियर है, 12 सिग्मा एंड 2 पाई एक होमवर्क के लिए ले लीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो टुमारो विल स्टार्ट फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, फिर डिग्री, और डिग्री के बाद हम पढ़ेंगे अनसैचुरेशन, राइट, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप और फिर अनसैचुरेशन, ठीक है। तो कल की क्लास में इसको हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ अगेन। तो बेसिक मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे इसमें मैंने ये पढ़ा दिया, आगे मैंने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दिया, फिर मैंने आपको वो भी पढ़ा दिया कि आगे जाके मतलब लाइक एक मोल भी पढ़ा दिया, तो तीनों सब्जेक्ट का बेसिक्स पहले स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। एंड देन देयर आफ्टर हम एक एक करके केमिकल बॉन्डिंग उधर स्टार्ट कर देंगे, इधर इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर देंगे,